आज हम बात करेंगे डिप्रेशन यानी अवसाद की, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर की जान ले ली, जिसने दीपिका पादुकोण से लेके आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा जैसी सक्सेसफुल एक्ट्रेस को भी नहीं छोड़ा। इन लोगों को देख के कभी आपको लगा है कि इनके कोई चीज़ की कमी होगी? फिर भी इन लोगों के अंदर डिप्रेशन क्यों हो जाता है? अब आप पूछोगे कि डिप्रेशन के लोग रहते कहाँ हैं? इन लोगों को ढूंढने का सिंपल सा तरीका है, आप 100 लोगों को इकट्ठा करोगे, उनमें से 5 लोगों के अंदर ये डिप्रेशन की बीमारी मिल जाएगी। इसका मीनिंग है कि हर 100 लोग में से 5 लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है। और इस बात से हमें पता लगता है कि डिप्रेशन हमारे समाज में कितना ज़्यादा फैला हुआ है। हमारा जो मूड है वो ऐसा तो होता नहीं है कि हम हमेशा खुश रहते हैं। हम काफ़ी बार दुखी भी होते हैं और काफ़ी बार दुखी रहने की जो प्रक्रिया है वो 5 से 7 दिन चल सकती है। तो अगर मैं 7 दिन तक दुखी रह रहा हूँ तो क्या मेरे अंदर डिप्रेशन की बीमारी है? तो आंसर होगा नहीं, ये डिप्रेशन नहीं है। अगर दुखी रहना डिप्रेशन नहीं है, फिर डिप्रेशन क्या है, इसको समझते हैं। किसी इंसान में डिप्रेशन है या नहीं, इसके लिए 9 लक्षणों में से 5 का होना जरूरी है। ये लक्षण भी पूरे दिन उस इंसान में रहे और लगातार 2 सप्ताह तक रहे, तब जाके हम उस इंसान को लेबल कर पाएंगे कि इस इंसान में डिप्रेशन की बीमारी है। पहला लक्षण है कि इंसान का जो मूड है वो बहुत ही लो रहेगा, दुखी रहेगा। उसके फैमिली मेंबर या उसके दोस्त आकर बताएंगे कि पहले ही ऐसा नहीं था, पहले इस तरह से दुखी नहीं रहता था। जबकि 18 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं वो अगर डिप्रेशन में है तो वो दुखी होने के बजाय चिड़चिड़े होने लग जाते हैं। जिन काम को करने में उन्हें पहले खुशी मिलती थी, उन सभी कामों को करना छोड़ देगा। ये बात भी वो नहीं बता पाएंगे, उसके पास के लोग बताएंगे कि ये पहले गाने सुनना, मूवी देखना, डांस करना या बाहर घूमना बहुत पसंद करते थे, परंतु अब ये सब करना बंद कर दिया है। थर्ड सिम्टम की बात करें तो इंसान का जो वजन है वो धीरे धीरे बढ़ना या घटना स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीने के अंदर अगर 5 किलो का वजन घटता है या बढ़ता है तो इस कैटेगरी में इस पैरामीटर को सम्मिलित किया जाएगा। चौथा लक्षण है कि नींद में कमी होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर सो भी जाएगा तो वो सुबह जल्दी जगेगा और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है। हमेशा थकावट लगेगी, ऐसा लगेगा कि शरीर में कोई एनर्जी नहीं है। उस इंसान की जो सोचने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। चलेगा भी तो बहुत धीरे धीरे। खुद के मन में हमेशा एक गिल्ट रहेगा, ऐसा लगेगा कि वो किसी भी काम के लायक नहीं है। हर एक बिगड़े हुए काम की जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि उसी की वजह से सभी काम खराब हो रहे हैं। अपने किसी भी काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, ना ही कोई भी एक काम को अच्छे से कर पाता है। काम कुछ कर रहा है और उसका ध्यान कहीं और चल रहा है। बार बार दिमाग में सोच आती है कि मेरी ज़िंदगी में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ये ज़िंदगी सिर्फ मुझे दुख देने के अलावा और कुछ नहीं देगी। काफ़ी बार वो अपनी ज़िंदगी से इतना दुखी हो जाता है कि सुसाइड करने का ख्याल भी उसके मन में आने लग जाता है और काफ़ी बार वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका होता है। अगर इन गिनाए हुए लक्षणों में से किसी इंसान के अंदर 5 लक्षण हैं तो वो इंसान इस डिप्रेशन की बीमारी से ग्रसित है। अब अगर हम डिप्रेशन के कारणों की बात करें तो पहला है इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है। अगर इंसान अपनी बातें, अपनी फीलिंग दूसरे से शेयर नहीं कर पाता है तो वो इंसान ज़्यादा प्रोन होगा डिप्रेशन के लिए। इसी तरह से अगर परिवार में किसी और को डिप्रेशन है तो चांसेस है कि बाकी मेंबर को डिप्रेशन होने के, क्योंकि लगभग 30% के आसपास डिप्रेशन जो होता है वो जेनेटिक्स की वजह से होता है। फीमेल में मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा डिप्रेशन देखने को मिलता है। शहर में रहने वाले लोगों में अगर डिप्रेशन के कारणों की बात करें तो उनके लिए जो ग्रीन स्पेस की कमी, प्रॉपर सनलाइट का एक्सपोजर की कमी, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सब जो फैक्टर हैं वो शहर में डिप्रेशन को बढ़ावा देते हैं। इसी तरह से गाँव में काम की कमी, शिक्षा का अभाव, एक दूसरे से झगड़ते रहने से शहरों के कंपैरिजन में ज़्यादा डिप्रेशन देखने को मिलता है। जबकि गाँव में ग्रीन स्पेस, सनलाइट एक्सपोजर अच्छा होने के बाद भी ओवरऑल देखा जाए तो गांव के लोगों में डिप्रेशन शहर के लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जिस डॉक्टर के पास डिप्रेशन का इलाज लेने जा रहे हैं वो डॉक्टर खुद भी डिप्रेशन का शिकार हो तो ये ट्रू है। आपके डॉक्टर के डिप्रेशन होने के जो चांसेस है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा है। वजह है उसका प्रोफेशन। अगर मेल डॉक्टर हैं तो उसमें आपसे ज़्यादा डिप्रेशन होने के चांसेस 40% ज़्यादा होंगे। अगर वो फीमेल डॉक्टर है तो उसमें लगभग 130% डिप्रेशन होने के
चांसेस आपसे ज़्यादा मिलेंगे। कुछ लोग अल्कोहल लेते रहते हैं, जो उनको लगता है कि वो डिप्रेशन को कम करने के लिए अल्कोहल लेते हैं, लेकिन अल्कोहल हमेशा डिप्रेशन को बढ़ावा देता है। इसी तरह से कुछ चीज़ें जिन्हें स्ट्रेसर्स बोलते हैं, अगर वो ज़िंदगी में घटित हो जाए उन लोगों की में, जिनमें डिप्रेशन में ले जाने वाले जो फैक्टर है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये जो स्ट्रेसर्स हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है नियर एंड डियर की डेथ हो जाना, किसी का जॉब चला जाना, रिश्ते में ब्रेकअप हो जाना, स्टडी में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाना, या फिर किसी एग्जाम में फेल हो जाना। तो हम बात करते हैं डिप्रेशन के इलाज की। तो सबसे पहले हमें अपनी हैबिट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर हमारे अंदर डिप्रेशन नहीं है तो हमारे अंदर डिप्रेशन डेवलप ना हो इसके लिए, और साथ में अगर माइल्ड टाइप का डिप्रेशन है तो उसके इलाज के लिए हमें अपनी इन कुछ आदतों को सुधार के बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें सबसे पहले है टाइम से खाना खाएं, यानी कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जरूर लें, दिन का खाना और रात का खाना कभी भी स्किप ना करें। हेल्दी खाना खाएं, यानी कि सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बराबर मात्रा में लें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की एक बैलेंस मात्रा में लेना चाहिए। 8 घंटे की रात के टाइम की जो नींद है वो जरूर लें। दिन में भी आप 30 मिनट की एक नींद का एक नैप ले सकते हैं। रोज एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज का जो टाइम है लगभग 45 मिनट्स का होना चाहिए। मॉर्निंग में सनराइज के साथ आप बाहर घूमने जाएं। काफ़ी सारी कंट्री में जहां सर्दियों के टाइम पे सूरज नहीं निकलता है तो वहां के लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती है, सनलाइट अच्छी होती है, वो लोग उस डिप्रेशन से अपने आप बाहर आ जाते हैं। इसका मतलब है सनलाइट का आपके मूड को इम्प्रूव करने में काफ़ी अच्छा रोल है। इसीलिए रोज़ सनलाइट का एक्सपोजर अगर आपको मिलेगा तो वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अच्छे सॉन्ग्स का फोल्डर बना के रखें। जब मूड लो हो तो उन सॉन्ग्स को सुने, दुख भरे गाने न सुने। मूवी अगर देखने जाएं तो अच्छी वाली मूवी देखें, ऐसी मूवी ना देखें जिसमें सभी लोग रोए जा रहे। मूवी वाले तो पैसे कमाने के लिए रो रहे हैं, हम लोग क्यों पैसा दे के उनके साथ रोने के लिए उस मूवी को देखें। कोई भी बड़ा टास्क लेकर अगर चल रहे हैं, जैसे कि एग्जाम है 1 साल बाद और उसको क्रैक करना है, तो उसे 1 साल का जो पीरियड है उसको आप 15-15 दिन के गैप से तोड़ लें। एक छोटे छोटे टारगेट सेट करें और उन छोटे छोटे टारगेट्स को 15 दिन के गैप में आप कंप्लीट करने की कोशिश करें। इन सब हैबिट चेंज करने के बाद भी अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है तो दूसरा स्टेप होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का। डिप्रेशन जब भी किसी में होता है तो उसके लिए उसकी जो सोच होती है वो काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार होती है। उस इंसान के अंदर लगातार ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट बनने का एक साइकिल चलता रहता है, यानी एक नेगेटिव थॉट के बाद दूसरी नेगेटिव थॉट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर 4 लोगों को उनके बॉस ने आके बोल दिया कि आप लोगों से एक भी काम ढंग से क्यों नहीं होता है, उसके बाद उन 4 लोगों में से 3 उस बात को सुनते हैं और फिर सोचते हैं कि बॉस ऐसे ही बोलते रहते हैं, परंतु जो चौथा बंदा है वो सोचना स्टार्ट करता है कि मुझसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता है, मेरे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, मैं हर काम को ऐसे बिगाड़ देता हूँ, मेरी वजह से काम खराब हो गया है। फिर सोचता है कि शायद मेरी नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली गई तो मैं घर कैसे चलाऊंगा। इस तरह से एक चैन चल जाती है नेगेटिव थॉट की। जब दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं तो इंसान दुखी हो जाता है, खाना नहीं खाता, ऑफिस का बाकी काम भी करना छोड़ देता है। अब आप पूछोगे कि उस इंसान के अंदर ही इस तरह के लक्षण क्यों आए, इस तरह की नेगेटिव थॉट क्यों आई। इसकी वजह जानने के लिए अक्षय कुमार की भूल भुलैया मूवी की तरह हमें उस इंसान के बचपन के जो फ्लैशबैक है उसमें जाना होगा। इस इंसान को बचपन से ही घर वालों ने बताया होगा कि तुझसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता, ना तू अपनी बहन की तरह पढ़ने में अच्छा है, ना तू घर का कोई भी काम अच्छे से कर पाता है। तब से ही उस इंसान के अंदर एक डीप थॉट यानी कि कोर थॉट बैठा हुआ है कि वो कुछ भी लायक नहीं है। इसीलिए जब भी कोई उसे बोलता है कि एक भी काम तुझसे ढंग से नहीं होता, उसके अंदर का जो बिलीफ है वो बाहर निकल के आता है और फिर उसके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट का साइकिल चलने लग जाता है।
बचपन की जो परवरिश होती है वो आगे तक बच्चे की पर्सनैलिटी में दिखती रहती है। जब इस तरह के पेशेंट के साइकोथेरेपी में सेशन चलते हैं, तब इनके इस तरह के नेगेटिव थॉट को चेंज करके उसके जो क्वालिटी वाले जो थॉट होते हैं, उनसे रिप्लेस करने की कोशिश की जाती है। इसको आप खुद भी घर पे प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। जब भी आप दुखी होते हैं, तो उससे पहले जो थॉट आपके दिमाग में आती है, उसको अपनी डायरी में लिख लें। और अगर आज आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो उसको अचीव करने में कितनी मेहनत की है, क्या क्वालिटी आपके अंदर थी जिसकी वजह से आपको ये जॉब मिला है, ये सब लिखने के बाद जब आप देखोगे कि आपके अंदर क्वालिटी है, उसका जो कॉलम है वो ज़्यादा बड़ा होता हुआ जा रहा है। अपनी इन क्वालिटी पे फोकस करके अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करें। किसी के कहने से, कंपैरिजन करने से कोई भी इंसान यूजलेस नहीं होता है। खुद में लगातार इम्प्रूवमेंट के लिए सोचना चाहिए और इस पर फोकस भी करना चाहिए। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं बिहेवियरल एक्टिवेशन। बिहेवियरल एक्टिवेशन को इस तरह से समझते हैं, कोई भी इंसान के अंदर जैसी सोच होती है वैसे ही उनका बाहर वो दुखी है, खुश है, ये डिसाइड होता है। जैसे कोई भी इंसान है जो डिप्रेशन में है, तो उसकी जो सोच होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव सोच होगी। जब नेगेटिव सोच लगातार उसके दिमाग में बन रही है, तो इंसान खुश होगा या दुखी, वो दुखी होगा ऑफकोर्स। जब वो दुखी रहता है तो वो क्या करेगा, वो या तो बेड पे ऐसे ही पड़ा रहेगा, या मोबाइल उठाएगा एंड देन शॉर्ट्स को स्क्रॉल करता रहेगा, या फिर टीवी देख रहा है। लेकिन जब इन चीज़ों को वो देखेगा, तभी भी उसे कोई एंजॉय फील नहीं होगा। 2-3 घंटे ये सब चीज़ करने के बाद वो और दुखी हो जाता है कि यार क्या मैंने पड़े पड़े 3-4 घंटे और ख़राब कर दिए। तो एक साइकिल चलता रहता है, यानी कि दिमाग के अंदर एक नेगेटिव थॉट रहेगी, नेगेटिव थॉट से हम दुखी रहेंगे, दुखी रहने की वजह से हम उस तरह के काम करेंगे जिनका कोई यूज़ नहीं है। हम भी समझते हैं कि इस काम का कोई यूज़ नहीं है, और फिर जब हमें वो रियलाइज़ होता है, तो फिर वो अंदर जाके फिर से नेगेटिव थॉट और क्रिएट करती है, नेगेटिव थॉट दोबारा क्रिएट होती है, फिर हम वही काम करते रहते हैं। तो ये एक साइकिल चलता रहता है। और जब कोई खुश होता है, यानी पॉजिटिव थॉट होती है, बैलेंस लाइफ जी रहा होता है, तो वो क्या करता है, उसके दिमाग में पॉजिटिव थॉट चल रही है। जब वो पॉजिटिव थॉट चल रही है, तो वो इंसान खुश रहेगा। खुश रहेगा तो वो कौन कौन से काम करेगा, वो जिम जाएगा। पहली चीज़, मेरे जैसा होगा तो वो जिम जाएगा, वॉक करके आएगा, यानी कि अपनी फिजिकली फिट रहने के लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटी करेगा। खाना अच्छे से बनाएगा, खाएगा, डांस करेगा, बाहर कोई शॉपिंग करनी है तो उसको जाएगा, फैमिली में कुछ काम है तो उनमें हेल्प करेगा। तो उससे उन्हें एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है दिमाग में। तो पॉजिटिव जो थॉट जो चल रही है वो और बढ़ती है, और बढ़ती है तो वो इंसान और खुश रहता है, और इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। जब कोई इंसान डिप्रेसिव होता है, तो उसकी जो नेगेटिव थॉट है उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके कंपैरिजन में अगर हम उसी इंसान से वो काम कराएं जो एक खुश इंसान करता है, यानी कि वो जो पॉजिटिव थॉट वाला करता है, जैसे कि जिम जाना, वॉक पे जाना, अच्छे म्यूजिक सुनाना, स्टडी, कोई भी अच्छी बुक पढ़ना, बच्चों को पढ़ाई में हेल्प करना, इस तरह के काम अगर हम उससे कराते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, मतलब नेगेटिव थॉट तो उसके दिमाग में है, लेकिन वो काम कैसे कर रहा है, अच्छे वाले। जब वो अच्छे वाले काम करेगा, तो वो उनके दिमाग में जाके एक पॉजिटिव फीडबैक देती है। जब वो पॉजिटिव फीडबैक चल देती है, तो जो नेगेटिव थॉट्स इस लेवल पे बनी हुई है और पॉजिटिव फीडबैक उनसे जब मिलता है, तो वो धीरे 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 उनकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। और जब नेगेटिव थॉट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो इंसान जितना दुखी पहले था उसे थोड़ा कम दुखी होगा। हालांकि उसकी जो प्रक्रिया है, जो खुश रहने की जो एक्टिविटी है, वो लगातार चल रही है, तो उससे उसको रेगुलरली एक फीडबैक मिलता रहता है, एंड फाइनली धीरे धीरे उसकी जो नेगेटिव थॉट्स है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है, और उसी टाइम पे पॉजिटिव थॉट है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जब पॉजिटिव थॉट आने लग जाती है, तो वो काम भी अच्छा करेगा, तो वहाँ से फीडबैक मिलेगा और उसका जो मूड है वो भी खुश रहेगा। तो इस तरह से एक साइकिल रहती है। तो जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में एक जो बिहेवियरल एक्टिवेशन होता है, तो हम या फिर साइकोथेरेपिस्ट जो होता है, वो उन पेशेंटों को मोटिवेट करते हैं कि वो उस तरह के काम करें जिनसे उन्हें पहले खुशी मिलती थी, ताकि जो नेगेटिव थॉट का जो साइकिल बना हुआ है उसको हम क्रैक कर सकें, तोड़ सकें। डिप्रेशन
वाले जो पेशेंट होते हैं उनकी जो सोचने की जो प्रक्रिया है वो नॉर्मल नहीं होती है। उनमें कुछ फ्लॉ होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं जो उनकी जो सोच है वो उसको नॉर्मल या हेल्दी नहीं रहने देती है। इन जो चेंजेस होते हैं, जो सोच में जो चेंजेस होते हैं, उनको बोलते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। सबसे पहले लेते हैं एक कैटास्ट्रॉफिक थॉट में क्या होता है कि वो छोटी सी जो प्रॉब्लम होगी उसको बहुत बड़े लेवल की सोचने स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट आता है, उसके पैर में हल्की सी चोट लग जाती है। वो सोचता है कि ये चोट मेरे पैर में लगी है, इस चोट लगने की वजह से मेरा जो पैर है वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा, मेरा पैर काटना पड़ेगा। ये चोट बहुत छोटी सी है, पैर काटना पड़ेगा, मेरा ऑपरेशन होगा और मेरी जान चली जाएगी। अब उसके जो टेंशन है, जो दिमाग में जो चल रही है वो सोच, वो एक छोटी सी चोट को लेके नहीं है। उसकी जो सोच है वो इतनी बढ़ चुकी है, वो उस लेवल का सोच रहा है कि मेरी जान जा सकती है, मेरा पैर खराब हो सकता है। जबकि एक सिंपल सी बात होती है कि अगर किसी के पैर में हल्की सी चोट लगी है तो वो क्या करता है, नॉर्मल इंसान क्या करता है कि मेरी चोट लगी है, ठीक है, मैं इसकी पट्टी करवाऊंगा, ड्रेसिंग करवाऊंगा, मैं टिटनस के टीके लूंगा और अगर इन्फेक्शन होगा तो मैं एंटीबायोटिक खाऊंगा, जो डॉक्टर्स को दिखा के मैं प्रिस्क्राइब करा लूँगा। ये तो एक नॉर्मल सोच। लेकिन जब उस इंसान के अंदर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं तो वो ऐसे नॉर्मल नहीं सोच पाता है। वो छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़े लेवल पे सोचता है, और जब बड़े लेवल पे सोचता है और जो सबसे खराब रिजल्ट होता है, जिसके बारे में सबसे खराब उसका परिणाम हो सकता है, उसको उठाता है, उठा के और उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। तो इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। जब उनको साइकोथेरेपी दी जाती है, उससे पूछा जाता है, चलो ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि आपका पैर खराब होने वाला है, तो क्या आपने किसी और को भी देखा है इस तरह से पैर खराब होते हुए, कि छोटी सी चोट लगी और उसका पैर पूरा काट दिया, उसकी जान चली गई? कितने लोगों में इस तरह का देखने को मिला? तो वो बताएगा बहुत ही कम लोगों में। तो क्या आप किसी डॉक्टर से जाके सलाह ली है आपने इतना सोचने से पहले? कि नहीं ली। तो एक बार सलाह लें। जब वो डॉक्टर उनको बताएगा कि हल्का सा चोट है, इसके लिए दवा ले लीजिएगा और दवा लेने के बाद आप ठीक हो जाओगे, तो एक तो उनको इस तरह से एश्योरेंस मिलता है। सेकंड चीज़ होती है, उनसे हम खुद लिखवाते हैं कि भाई आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पैर खराब होने वाला है, तो आपकी चोट कितनी बड़ी है? चोट तो छोटी सी है, तो इसका क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कैसे कैसे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, वो खुद भी बताएगा कि भाई इसका ज़्यादा तो कुछ है नहीं है। लेकिन जब भी बता पाएगा जब वो रिलैक्स होगा। लेकिन फिर उनकी जब सोच है वो, जब वो दुखी होगा तो उनकी जो सोच है वो हर चीज़ को बहुत ही खराब नज़रिए से देखेगी एंड खराब रिजल्ट के बारे में सोच सोच के टेरिफाई होते रहते हैं। इसी तरह से जो लोग डिप्रेसिव होते हैं उनके अंदर एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस और मिलता है, जिसको बोलते हैं ऑल और नन थिंकिंग। इसका मतलब क्या है, अगर उन्होंने जो डिसाइड किया है वो अगर उन्हें अचीव हो जाता है तो ठीक है, खुश तो नहीं होंगे बट ठीक है। अगर उन्होंने जो डिसाइड किया है वो अचीव नहीं होता है और थोड़ा सा इस लेवल पे भी रह जाता है, इतना नहीं, इस लेवल पे भी रह जाता है, तो वो सोचते हैं कि उन्होंने जो किया है, जो मेहनत की है, वो जीरो है, वो किसी भी लायक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो 11th क्लास में पढ़ता है, वो आता है कि उसके जो मार्क्स का जो टारगेट था, हर सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट थी, उनमें से 80+ आने चाहिए। बच्चे का रिजल्ट भी अच्छा है, 5 सब्जेक्टों में 84 मार्क्स आ गए और एक सब्जेक्ट में 78 मार्क्स आ गए। अब वो बच्चा नॉर्मल होगा तो ये सोचेगा, चलो मैंने ज़्यादातर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ गया हूँ। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो नॉर्मली नहीं आते हैं, उस तरह का क्वेश्चंस आ गए जिसकी वजह से मेरे ए मार्क्स नहीं आ पाए, फिर भी मैंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन जिन बच्चों के अंदर या जिन पेशेंटों के अंदर ऑल और नन थिंकिंग होगी, वो सोचेगा कि ये जो 5 जो मार्क्स आए हैं तो ऐसे ही आ गए। मेरे जो प्रॉब्लम्स है वो ये है कि मैं 6वीं जो सब्जेक्ट है उसमें नंबर नहीं लेकर पाया। मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे से सिर्फ और सिर्फ 78% मार्क्स आए। मतलब मैं किसी भी काम के लायक नहीं हूँ, मैं पढ़ने में भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। रियलिटी क्या है? रियलिटी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन क्योंकि उनकी जो सोच है वो कुछ इसी तरह से है, तो जब उनको साइकोथेरेपी में सेशंस दिए जाते हैं तो इस तरह की जो सोच होती है उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से वो बार बार दुखी हो रहा है। आइडेंटिफाई करके उन जो सोचों को हम लिखवाते हैं कि अब डायरी में लिखो, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपका जो दिमाग है वो ऑलमोस्ट काम करना छोड़ दिया है। तो जब वो देखता है कि मैं 5 सब्जेक्टों में ऑलरेडी 80+ मार्क्स लेके आ गया हूँ, एक सब्जेक्ट में मैं कम लेके आया हूँ,
और इसको भी मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ आगे स्टडी करके, आगे मेहनत करके। जो सब्जेक्ट मेरी वीक है तो उसमें और एक्स्ट्रा एफर्ट करके कर सकता हूँ। तब तो ये पॉजिटिविटी हो गई उसकी। तो उसको जब सेशन तैयार कराया जाता है तो सेशन में ये डिसाइड करवाया जाता है कि आप उन चीज़ों को एक कॉलम में लिखें जो आपने अचीव कर ली। मतलब आपने सेट किया है, टारगेट सेट किया कि भाई मैंने 10 चीज़ें मेरे को ये अचीव करनी थी। जैसे उस बच्चे ने सेट किया था मेरे को 6 सब्जेक्टों में 80+ मार्क्स लेके आने हैं, तो उनको लिखा जाता है। तो जब वो टिक करेगा 5 सब्जेक्टों में आप ऑलरेडी अच्छे मार्क्स ला चुके हो, एक सब्जेक्ट में सिर्फ 2% से नीचे रहे हो, तो आपका जो रिजल्ट है वो तो बहुत अच्छा है। तो पॉजिटिव जो बातें हैं वो तो 5 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, उसको भी अपन नेगेटिव नहीं मान रहे, तो भी आपका जो रेशियो है वो बहुत अच्छा। इस तरह से उस बच्चे को हम उनकी जो पॉजिटिव बातें हैं उन पे फोकस कराने के लिए ट्राई करना होता है और उन पॉजिटिव बातों को ही उनको मोटिवेट करने के लिए यूज करते हैं। देखो एक चीज़ है, ज़िंदगी में एफर्ट करना चाहिए, खुद को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, लेकिन आप उस कॉस्ट पे खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकते जिसमें आप खुद की जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको डेवलप करना स्टार्ट कर दें। यहाँ खुद को क्रिटिसाइज कीजिएगा एक हेल्दी वे में, लेकिन इतना भी क्रिटिसाइज नहीं करें कि आपकी जो सोच है वो बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाए खुद के लिए। आपने खुद को क्रिटिसाइज किया तो आपको आगे स्टेप ये लेना है कि मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, न कि आप और बैक में जाएं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैंने ज़िंदगी में आज तक ही कुछ नहीं किया, अब क्या कर लूँगा। इस तरह की सोच नहीं आनी चाहिए। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आपको अच्छी सोचें डेवलप करनी चाहिए, आगे फ्यूचर की सोचें वो उस तरह से डेवलप करनी चाहिए। तो ये होता है ऑल और नन थिंकिंग। इसी तरह से जो डिप्रेसिव लोग होते हैं उनके अंदर एक सोच और होती है जिसको बोलते हैं सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शंस। सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन में वो इंसान वो जो अच्छे काम किए होते हैं उनको बिल्कुल ही भूल जाता है और जो काम हल्का सा खराब हो गया है उसके बारे में ही ज़्यादा सोचता रहता है और वो उसी के बारे में सोच सोच के परेशान होता रहता है। एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ गेस्ट घर पे आते हैं और वहाँ पे एक गृहिणी यानी कि एक हाउस वाइफ खाना बनाती है। वो बहुत सारा खाना बेचारी तैयार करती है। तो एक गेस्ट को वो खाना बहुत टेस्टी लगता है और वो बोलता है कि आपका खाना अल्टीमेट था, बहुत टेस्टी था, लेकिन हल्का सा मुझे दाल में नमक ज़्यादा लगा। अब अगर नॉर्मल लेडी होगी तो वो सोचेगी कि शायद जिस इंसान ने वो दाल खाई है उसको वो नमक जो वो शायद कम खाता होगा, या फिर मेरा ध्यान कहीं और चल रहा था इसलिए मैंने उसमें एक्स्ट्रा डाल दिया, या फिर ये सोच सकती है कि चलो कोई बात नहीं, एक नमक थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ये तो नॉर्मल सोच होती है। लेकिन जिस लेडी के अंदर सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन वाली सोच होगी वो क्या सोचेगी, मुझसे खाना बनता ही नहीं, मुझसे एक दाल भी सही ढंग से नहीं बनी, वो बेचारा मेरा गेस्ट है, कभी सभी आता है और उसको मैं एक दाल बना के नहीं खिला पाई, मेरे अंदर खाना बनाने की एबिलिटी है ही नहीं, मैं एक खाना तक नहीं बना सकती तो मैं अपनी ज़िंदगी में क्या ही कर पाऊँ। इस तरह की उसके अंदर एक नेगेटिव जो थॉट्स है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब ऐसी लेडी को जब साइकोथेरेपी के सेशंस दिए जाते हैं तो उसमें उन्हें ये जो काम है जिनकी वजह से उन्हें इस तरह की जो परेशानी होती है उनके बारे में हमें एक कॉलम में लिखवाते हैं, दूसरे कॉलम में लिखवाते हैं जो अच्छे काम किए उसी टाइम साइमल्टेनियसली। तो जब कॉलम की जब लिस्ट देखी जाती है तो जो काम उन्होंने अच्छे किए उनकी जो लिस्ट है वो थोड़ी सी बड़ी होती है और जो काम 1-2 खराब किए उनकी लिस्ट छोटी होती है। तो इसमें ये नहीं कहा जाता है कि भाई आपके अंदर जो कमी है उसको ऐसे ही पड़े रहने दीजिएगा, ऐसा नहीं है। आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो। जो इंसान होता है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोज गलतियां करता है और करना भी चाहिए। अगर हम गलतियां नहीं करेंगे और सभी काम एक जैसे एक ही तरीके से करने लग जाएंगे तो फिर हमें और मशीनों में अंतर कहाँ से रह जाएगा। तो हो सकता है जो खाना आज वो लेडी बनाई है वो 2 दिन पहले बहुत अच्छा बनाया। तो ये वेरिएशंस आते रहते हैं और इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इस तरह से हमें उनको काउंसलिंग की जाती है और ये वास्तव में एक हेल्दी सोच है जिसके बारे में हमें काम करना चाहिए और सोचना चाहिए कि कुछ गलतियां हमेशा एक्सेप्टेबल होती है तो उनको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए
और उनको गलत वे में नहीं लेना चाहिए। हाँ, उन पे इम्प्रूव करने के लिए अपन धीरे-धीरे आगे काम करते रहें, न कि हम पीछे जाएँ। तो इसी तरह से एक सोच होती है जिसको बोलते हैं पर्सनलाइज़ेशन। इसमें इंसान जो भी घर में, परिवार में कुछ भी ऐसा घटित नहीं होता है, यानी कि कोई भी ऐसी घटना जो अच्छी नहीं है, उसकी सबकी ज़िम्मेदारी खुद के ऊपर लेना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि एक लेडी है, उसको इस बात की टेंशन हो जाती है कि उसके इन-लॉज़ अभी बीमार पड़ गए और जो इन-लॉज़ बीमार पड़े हैं उसकी वजह ये है कि उन्होंने खाना अच्छे से नहीं बनाया, साफ-सफाई नहीं रखी, उनकी केयर नहीं कर पाई, की वजह से वो बीमार पड़ गए। उनका बच्चा अगर एग्ज़ाम में फेल हो जाता तो वो सोचती है शायद मेरी वजह से हुआ, मैं पढ़ाई नहीं करा पा रही हूँ बच्चे को। मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चे को ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, बच्चे का फ्यूचर मेरी वजह से ख़राब हो रहा है। जबकि रियलिटी ये होती है कि आप एक लिमिट में रह के ही सोच सकते हैं। सोचना चाहिए, बीमार पड़ा है तो बीमारी के कारण और भी हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि वो वायरल हो जो सभी में फैल रहा है, उनके अंदर भी फैल गया। हो सकता है उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गया है। हो सकता है कि वो ऐसे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में आया हो, जो पहले से बीमार थे, तो वो बीमार हो सकते हैं। इसमें खुद को हर चीज़ में ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह से वो बच्चे के बारे में हम सोचें, तो एक नॉर्मल इंसान तो ये सोचेगा चलो ठीक है, बच्चा है, अच्छे मार्क्स नहीं लेके आया, शायद इसकी स्टडी नहीं हुई है, तो इसको अपन इम्प्रूव कर लें। या फिर इसका स्कूल चेंज कर दें क्योंकि वहाँ पे टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, या फिर पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, जिसकी वजह से बच्चा फेल हो गया है, या फिर दूसरे कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके बारे में अपन सोचें। ये तो नॉर्मल सोच हो गई। लेकिन जो पर्सनलाइजेशन वाला जो इंसान होता है वो इस तरह से सोचता है कि ये मेरी वजह से हो रहा है। अपनी एक बाउंड्री बनाइएगा कि मुझे ये काम करना है और ये अच्छे से करना है। हाँ, बच्चा है आपका, आप उनकी हेल्प कीजिएगा, उनको पढ़ाने में हेल्प कीजिएगा, लेकिन आपके अकेले की जिम्मेदारी नहीं हो सकती वो, अगर बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह की जो सोच होती है उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। और इस तरह की सोचें अगर बार बार आपको परेशान कर रही है तो उनको आप लिस्ट बना के लिख लीजिएगा अपनी डायरी में। और जब दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो तब उन सोचों के बारे में सोचना चाहिए कि क्या बच्चे के अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या मैं अकेली जिम्मेदार हूँ, या मैं अकेला ही जिम्मेदार हूँ, क्या टीचर नहीं है, क्या घर के और फैमिली मेम्बर्स नहीं है, क्या बच्चा खुद जिम्मेदार नहीं है। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हमें सोचना हो। कुछ लोगों के अंदर एक सोच होती है जिसको बोलते हैं शुड स्टेटमेंट। वो हर चीज़ को डिफाइन करते हैं कि ये काम ऐसे ही होना चाहिए। बच्चा है, इसको 12 बजे तक पढ़ना चाहिए, सुबह जल्दी जगना चाहिए, सुबह जल्दी जग के स्कूल जाना चाहिए, जाके और वहाँ पे भी स्टडी करें, खेलें नहीं, ये खाना ऐसे खाना चाहिए, यहाँ पे खाना चाहिए, इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। और इन शुड स्टेटमेंट की वजह से वो खुद उनको फॉलो कर भी पाए और काफ़ी बार नहीं कर पाते। जब वो खुद उन लॉज को, उन नियमों को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो वो दुखी रहते हैं और वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि दूसरा भी जैसे उसने बना रखी है उसी हिसाब से फॉलो करे। और जब दूसरा उनके बनाए हुए शुड स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता है तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनसे झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे लोग ना तो खुद खुश रहते हैं और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। तो जब साइकोथेरेपी के जो सेशन चलते हैं तो उनमें इस तरह के कुछ स्टेटमेंट होते हैं तो उनको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इनको आप खुद भी जब रिलैक्स दिमाग से रहते हैं तो आप कोशिश करें कि पूरे दिन में आपका झगड़ा किसी से क्यों हुआ? क्या उसकी वजह ये तो नहीं थी कि आप उस पे ज़बरदस्ती थोप रहे थे कि आप इस तरह से ही काम करो? जबकि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो डिफ़ाइन किया है कि भई इस तरह से ये काम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग और भी होंगे जो आपके हिसाब से काम नहीं किया होगा और आज अच्छी सक्सेसफुल पोजीशन पे है। तो आप अपनी जो शुड स्टेटमेंट है उसको आप जनरलाइज़ नहीं कर सकते, हर फैमिली मेंबर पे आप उस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते कि ऐसे ही काम करें। हर किसी का काम करने का, रहने का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उनको अपन को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अगर किसी की पर्सनैलिटी में इस तरह के कोई भी स्टेटमेंट होते हैं तो उनको भी हमें आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आपके दिमाग के अंदर कुछ सोच ऐसी होगी जो ऑल टाइम चलती रहती हो। जब आप थोड़ा सा रिलैक्स हो तो बैठें आधा घंटा, पौने घंटा और उन सोचों के बारे में सोचें जो बार बार आपके दिमाग में आती है और आपके दिमाग में घूमती रहती है।
जब आप रिलैक्स होके उन सोचों के बारे में सोचोगे कि क्या आपके दिमाग में वो सोच आई और उसके बाद क्या आपको रियल में कुछ उससे बेनिफिट हुआ या नहीं। अगर आपको उस सोच से कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, वो सिर्फ आपको दुखी करके चली गई है, तो आप अगली बार क्या कर सकते हैं कि जब वो सोच आपके दिमाग में आए तो आप गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को रोकें एंड देन धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। या फिर जैसे वो सोच आपके दिमाग में आए, आप वॉक करने निकल जाएं। थोड़ा सा वॉक करोगे, फिजिकल एक्टिविटी होगी, तो आपका जो दिमाग है वो उस नेगेटिव सोच से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होगा। और क्या कर सकते हो, एक अच्छा सा गाने का एक फोल्डर बना के रखें। आपके अंदर उस तरह की नेगेटिव सोच आएगी तो आप उन गानों को सुने, उनको एंजॉय करें। तो इस तरह से जब भी डिप्रेशन में कोई इंसान जाता है तो उसको कंटिन्यूअसली खुद पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। और डिप्रेशन का जो आउटकम है बहुत ही एक्सीलेंट होता है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से अवेलेबल है, परंतु हमारा समाज उस इलाज को लेने नहीं देता है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है और गलती से उसके किसी साथी को पता चल जाता है तो वो जब तक 10 लोगों को जाके नहीं बताएगा तब तक उसे चैन नहीं आएगा। दूसरे लोगों को ये बताएगा कि इसके दिमाग में चक्कर है, ये मेंटल है। जब वो इंसान जिसको डिप्रेशन में है वो अपने बारे में इस तरह की बातें सुनेगा तो वो बेचारा और डिप्रेशन में चला जाएगा। इसीलिए जिसके अंदर डिप्रेशन होता है वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से डरता है। उसे ऐसा लगता है कहीं किसी को पता नहीं चल जाए कि मेरे साइकियाट्रिस्ट की दवाएं चल रही है। जब अपने रूटीन चेंज करके बिहेवियरल थेरेपी से अगर किसी को आराम नहीं मिलता है तो उसके लिए दवाएं बनी हुई है जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ही सेफ है। साइकियाट्रिस्ट की हेल्प से आप ये दवाएं ले सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में हर 10 मिनट में 13 लोग अपनी जान सुसाइड यानी खुदकुशी करके देते हैं और इस सुसाइड की सबसे बड़ी वजह है डिप्रेशन। तो कोई भी इंसान अगर डिप्रेशन में है तो उनके बारे में नेगेटिव बोलने से पहले 2 बार नहीं 4 बार सोच के बोलना चाहिए। अगर कोई दुखी रहता है, उसमें कोई डिप्रेशन के लक्षण है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करें ताकि उनको थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो इसी नोट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर गौरव जगरवाल।